तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और फिर ये भी देखा था, रिएक्शन के साथ आपने देखा था, हमने बताया था कि जो वाटर में जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, उसका क्या यूज है। तो हाइड्रोजन का यूज था, लेकिन ऑक्सीजन का यूज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और इस कारण से क्या होता है कि जिस समय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, जिस समय वाटर ब्रेक डाउन हो रहे हैं, है ना, तो उस समय ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से बाहर रिलीज कर जाता है, निकल जाता है ना। यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है, वो आपने एज अ रिएक्शन भी देख लिया। फिर हमने ये देखा कि वाटर का जो रिएक्शन था, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का जो रिएक्शन था, उसमें आपने कह सकते हो कि 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या बैलेंस करके करोगे तो 4 हाइड्रोजन आयन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन वाला बात था, तो वो इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था? तो इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, वो एक्साइटेड होने पर जो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन लॉस को फुलफिल करता कौन है? द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिलीज्ड बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर? ठीक है। चलिए, तो अब आगे समझते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद समझते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा जो लाइट फेज है, उसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, सेकेंड इस तरह से रहेगा या इस तरह से रहेगा। तो सेकेंड जो है हमारा है फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एजिमिलेटरी पावर। एजिमिलेटरी पावर यानी एक तरह से कहोगे कि इसमें जो एटीपी बनता है ना, वो प्रोसेस को कैरी करने में इस्तेमाल होता है, एनर्जी देता है, इसलिए हम एजिमिलेटरी पावर उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर है, ये पढ़ा था क्या? नहीं। तो यहाँ पे है फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फो यानी फॉस्फेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल राइलेशन सिंथेसिस, यानी फॉस्फेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। फॉस्फेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फुल प्रोसेस क्या कहलाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फुल प्रोसेस क्या कहलाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब आगे पढ़ते हैं। तो इसको डिफाइन कर लो। तो आप कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ phosphate, the formation of phosphate containing molecule, the formation of phosphate containing molecule ATP and NADPH, है ना, phosphate containing molecule ATP and NADPH2 in the presence of light is called photophosphorylation. फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। डेफिनेशन हो गया कंप्लीट। अब ये होता कैसे है? तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन देखते हैं कैसे होता है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है।
इससे पता चलता है कि जो वाटर है उसमें जो हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर ओनली एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लांट में ये कुछ चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्लांट बॉडी में या उसके सेल के अंदर में एडीपी प्रेजेंट होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लिखने के लिए आप पी लिख करके आइसोलेट कर सकते हो, है ना, या आप पी आई कर सकते हो, जिसका मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये जो फॉस्फेट है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम लाइट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल होता है लाइट एनर्जी, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और जब एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एडीपी से जुड़ जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और फॉर्मेशन करता है दो फॉस्फेट की जगह क्या बना लेता है, तो एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता है, एटीपी बन गया। यानी एक काम आपका हो गया एटीपी का फॉर्मेशन। दूसरा, सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है कोफैक्टर, ये सब कह सकते हो इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक तरह से कह सकते हो प्रोटॉन कैरियर बोल सकते हो आप। तो ये जो है, ठीक है, तो एनएडीपी प्रेजेंट होते और जो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से टूटता है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे भी क्या होगा, लाइट प्रेजेंट है, तो लाइट प्रेजेंट रहेगा, तो लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा कि ये कनेक्ट हो जाएगा और रिएक्ट करके बनाएगा NADPH। H2 लिख सकते हो, या इसको लिखने का तरीका ये भी है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हो NADPH या NADPH2 या H+HI लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया ADP और NADPH। तो फाइनली आप यहाँ पे समझ लो कि कुछ क्वेश्चंस पूछ जाते हैं तो क्या होता है, तो कुल मिला के हो जाएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज में कुल मिलाकर के क्या बना, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज इज क्या हो गया, ATP एंड NADPH2 या NADPH+HI, इस तरह से। तो ये हमारा जो चीज है ATP और NADPH, ये चीजें हमारे पास क्या है, एक प्रोडक्ट के रूप में आया जब हमारा पूरा का पूरा लाइट फेज कंप्लीट हुआ। तो अभी जो ATP बना और ये जो NADPH2 बना है, इसका हम यूज करेंगे, है ना, इसका हम इस्तेमाल करेंगे कब, डार्क फेज में करेंगे। यानी लाइट का जो काम था, इसेंशियलिटी ऑफ जो लाइट थी वो इस फेज में कंप्लीट हो गया। अब लाइट फेज से बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो डार्क फेज में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, यानी हमको अब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि जो डार्क फेज है उसका मतलब यही है कि वो लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा, लेकिन लाइट का वो यूज नहीं करेगा। ठीक है, प्रेजेंस रहेगा लेकिन वो यूज नहीं करेगा, क्योंकि लाइट के यूज का जो प्रोडक्ट है वो उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया इसको आपने, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए, अभी हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं, डार्क फेज या ऑल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, तो डार्क फेज या बायोसिंथेटिक फेज की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड हो जाएगा, ठीक है, टॉपिक बनाएंगे सेकंड, डार्क फेज और बायोसिंथेटिक फेज।
डार्क फेज और बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे बायोमोलिकुल्स जैसे शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोमोलिकुल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जो यूज होने वाला है। तो एज अ बायोमोलिकुल्स की बात करें तो बायोसिंथेटिक फेज, सिंथेटिक बायोमोलिकुल्स बन रहा है यहाँ पे। अब होगा क्या यहाँ पे, इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो इसको डिफाइन करना काफी आसान है, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज it is the light independent, it is the light independent phase of photosynthesis। ठीक है, light independent phase of photosynthesis, it is the light independent phase of photosynthesis and using product of light phase, using product of light phase के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। ठीक है, और कह सकते हैं एंड ऑल्सो taking place during daytime, also taking place during daytime, यानी दिन में ही हो रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये रात में होने वाली चीज है, दिन में ही हो रहा है। बस लाइट फेज का जो प्रोडक्ट है एटीपी NADPH2 इसका इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, अब ये मालूम है कि ये कहाँ होता है, तो डार्क फेज occurs in, कहाँ होता है, occurs in स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, ये तो पढ़े थे आप पहले, स्ट्रोमा में हो रहा है। अब होता क्या है, तो कह सकते हैं यहाँ पे एक और टर्म आता है, टर्म क्या है हमारा, टर्म हमारा है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, ये जो टर्म है ये टर्म हमको समझना पड़ेगा, डार्क रिएक्शन। तो कह सकते हो ना कि ये जो डार्क फेज है इसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो डार्क फेज में भी जो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को हम टुगेदर विद, एक साथ क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, डार्क रिएक्शन। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल केमिकल रिएक्शन, all chemical reactions take place during dark phase, है ना, during dark phase are called dark reaction। डार्क रिएक्शन, लेकिन एक चीज का यहाँ ख्याल रखना है, डार्क रिएक्शन लाइट के नो नीड, मतलब उसकी जरूरत नहीं है, वहां पर रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को किसने देखा, ऑब्जर्व किया, तो इसको ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट है, उसका नाम है क्या, ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन ने इसको ऑब्जर्व किया है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ब्लैकमैन रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को और क्या कहेंगे, ब्लैकमैन रिएक्शन कहेंगे। तो आप ये लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, it is observed by
Blackman. It is observed by Blackman. Blackman, so-called Blackman's reaction. So-called Blackman's reaction. ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोल सकते हैं। अब ये ब्लैकमैन्स रिएक्शन देखना है, यानी ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, इस रिएक्शन को हमें देखना है, समझना है कि क्या क्या रिएक्शंस इसमें हो रहे है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस रिएक्शन में, तो ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ एंजाइम्स यहाँ होने चाहिए, जैसे एंजाइम है RUBP है, फिर स्ट्रोमा में या जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स वाला एरिया है उसमें क्या करता है, तो CO2 कंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझना है हमको इक्वेशन समझने हैं, क्या क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। इक्वेशन समझना है क्या होता है जो, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां पे हमको क्लियर कर लेना है कि क्या इक्वेशन हो रहा है। तो यहाँ पे समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या होता है जो, फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 reacts with CO2 reacts with RUBP. CO2 reacts with RUBP, ठीक है। राइबोलोज या रूबिलोज बाइफॉस्फेट, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, सॉरी ये 5 कार्बन कंपाउंड है। रूबिलोज बाइफॉस्फेट ये क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन यहाँ से मिल रहा है। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनना चाहिए 6 कार्बन प्रोडक्ट, लेकिन क्या होता है 2 प्रोडक्ट बनता है, डिफरेंट टाइप का 2 प्रोडक्ट बनता है, और वो बन जाता है 3 कार्बन का, जिसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे CO2 रिएक्ट्स विद RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ, एक एंजाइम प्रेजेंट होना काफी जरूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, रूबिस्को। बहुत ध्यान से देखना, एंजाइम रूबिस्को, ये रूबिस्को ठीक उसी तरह से है, ठीक है। ऐसे बोला जाता है ये जो रूबिस्को है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द यूनिवर्स। पूरा जो बायोस्फीयर है उस बायोस्फीयर सबसे ज्यादा अगर कोई एंजाइम पाया जाता है तो वो एंजाइम कौन है, रूबिस्को एंजाइम है। और रूबिस्को ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेना जिस तरह से हम लोग के जीवन के लिए जरूरी है, उस तरह से रूबिस्को का प्रेजेंट होना भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर रूबिस्को नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल नहीं है, तो रूबिस्को काफी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। रूबिस्को को हम नेचर समझ सकते हैं, तो यहाँ पे CO जो लगा हुआ है ये इसके नेचर को डिसाइड कर देता है रूबिस्को का, ठीक है। ऐसे इसका मतलब होता है रूबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस, मतलब इससे आप ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज बना भी सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्प भी कर सकता है, लेकिन कब, जब कार्बन का अमाउंट ज्यादा हो। लेकिन जब ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन करना शुरू करेगा। तो ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों ही नेचर का होता है, ये इसको समझना होता है, ठीक है। और हमें मालूम है कि जब कार्बोक्सिलेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो बना हुआ प्रोडक्ट भी टूट जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये आगे की क्लासेस में आपको पढ़ने हैं कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो एक टर्म आता है जिसको कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, है ना, फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट बनता नहीं है बल्कि वो टूटता है ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण। और ऐसा हम आगे पढ़ेंगे तो ये भी समझ लेंगे कि ये जो रूबिस्को है ये ज्यादा नुकसान करता है किसको, C3 प्लांट को। अब ये C3 प्लांट क्या होता है अभी हम समझेंगे आगे इसको, है ना। तो क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या हुआ है,
CO2 reacts with RUBP in the presence of enzyme Rubisco. And for क्या बनाएगा? And for 3 कार्बन, है ना, and for 2 moles of moles का यहाँ पे मतलब है मॉलिक्यूल से, ठीक है, यहाँ पे मतलब है मॉलिक्यूल से, 2 molecules of 3 कार्बन, 2 molecules of 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में लिख देते हैं PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था कि फोटोसिंथेसिस में बस ग्रीन प्लांट सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 H2O का इस्तेमाल करके वो फूड बना लेता है, क्या बस उतना ही सीमित था? तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कुछ ब्रीफ हम समझ पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस होने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उन रिएक्शंस को हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं कि आखिर वो कैसे हो रहा है। आ रही बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ये पहला रिएक्शन हुआ कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे मैंने साफ क्लियर कर दिया है कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो हम इसको अगर रखते हैं तो क्या होता है C3, तो इसी कारण से C3 साइकिल भी बोला जा सकता है। और ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, जो पहला कंपाउंड बना है वो कौन है? ये है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है। एज पर रिएक्शन देखोगे यहाँ पे नोट कर देते हैं रिएक्शन को, तो क्या होता है, ये सब काम जो है स्ट्रोमा में हो रहा है, मैट्रिक्स में हो रहा है, आपने देखा था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो CO2 reacts with RUBP, CO2 reacts with RUBP in the presence of enzyme, Rubisco, एंड फॉर्म क्या कर रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये जो RUBP है इसका एक फॉस्फेट इस्तेमाल हो जा रहा है ये बनाने के लिए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, तो एक जो यहाँ पे इसका जो फॉस्फेट है वो इस्तेमाल हो जा रहा है, तो RUBP ना बन के क्या बन गया? RUMP बन गया, लेकिन राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बन गया, है ना, क्या बन गया? राइबोलोज मोनोफॉस्फेट बन गया। क्लियर? आ रही बात समझ में? राइबोलोज मोनोफॉस्फेट हो गया ये। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, कह सकते हैं द फर्स्ट stable compound of photosynthesis in C3 plant is PGA। मैंने कहा था कि फुल फॉर्म आपको बाद में नोट कर लिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो अभी याद ध्यान रखना है कुछ बातों को कि C3 प्लांट, क्योंकि ये जो PGA है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो जिस किसी प्लांट में सबसे पहला जो कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड अगर बना तो उस प्लांट को C3 प्लांट बोलते हैं, ठीक है। यानी सारे प्लांट में सबसे पहले आपको PGA नहीं बनेगा, कुछ में जो है वो दूसरे सबस्टांस भी बनते हैं, जैसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। क्लियर है? चलिए, तो हमारा ये हो गया एक तरह से फर्स्ट रिएक्शन हो गया, मिटा दो इसको।
अब हम सेकंड देखते हैं कि सेकंड में क्या हो रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है बता दो इसको। चलिए अब समझते हैं आगे। मकसद है नॉट ओनली सिलेबस कंप्लीट करना, ये जानकारी देना कि एक्चुअली ये प्रोसेस हो कैसे रहे। ठीक है, तो आप सेकंड में देखोगे। ठीक है, इन सेकंड, ठीक है, इन सेकंड रिएक्शन, इन सेकंड रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा पीजीए। ठीक है, इन सेकेंड रिएक्शन, या ऐसे करके लिख सकते हैं फर्दर, आगे है ना, फर्दर, फर्दर पीजीए reacts with PGA phosphoglyceric acid, PGA reacts with NADPH2, PGA reacts with NADPH2, NADPH2 in the presence of ATP and enzyme, ATP and enzyme to form another 3 carbon molecule, another 3 carbon molecule, जिसको कहते हैं GAP, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। वो एसिड था और ये अल्डिहाइड हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, इसको लिखते हैं PGAL, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, PGAL भी लिखा जाता है और GAP भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी 3 मॉलिक्यूल का 2 ही GAP बना, 2 GP बना। ठीक है, अब इसका रिएक्शन समझिएगा क्या होता है। रिएक्शन यहाँ पे देखो, समझ लो क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका PGA है, PGA प्लस ATP को यूज करेगा, ATP को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेगा और NADPH2 को ये NADPH2 को इस्तेमाल करेगा रिएक्टेंट के रूप में, और यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होंगे और बनाएगा, यहाँ पे देखो क्या बना रहा है, तो बना रहा है GAP, ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट, ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट। अब देखो समझना है, ATP को अगर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया तो हमें मिलेगा ऐसे करके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग, क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो था उसने बॉन्ड बनाया था ADP के साथ एनर्जी को यूज करके। अब चूंकि वो एनर्जी एक टूट गया तो वो फिर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर से लाइट फेज में जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर एनर्जी इस्तेमाल करेगा लाइट एनर्जी को और फिर से ATP बनाएगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए रेडी है ना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए रेडी है, नया फिर से तैयार हो गया ये। अब ये NADPH2, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका इस्तेमाल हो गया है एल्डिहाइड बनाने में, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो गया एल्डिहाइड बनाने में, तो बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच गया NADP। ठीक है, NADP बच गया।
तो इस तरह से क्या हो गया, NADP निकल गया। तो जो हमें इस्तेमाल होना था लाइट फेज में, तो लाइट फेज के से जो प्रोडक्ट बन गया था ATP और टू, वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ और वापस फिर से ये जो है रिड्यूस होकर के फिर से वापस जो है इस्तेमाल हो जाएगा कहाँ पे, फिर से आपको लाइट फेज में इस्तेमाल होगा इसका और फिर से ये बनाएगा। तो क्या शो कर रहा है, ये एक तरह से साइक्लिक रिएक्शन को शो कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो साइक्लिक चल रहा है। ठीक है, अरे बस समझ में। अब आगे क्या होना है समझिएगा। अब यहाँ पे कुछ बात आगे कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं इसको। ये जो GAP है इसका होता है पॉलीमेराइजेशन, है ना, कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसका पॉलीमेराइजेशन हो रहा है यानी इसका अगर कन्वर्जन हो रहा है तो क्या होगा, इंटरचेंज करेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं अ पार्ट ऑफ GAP, कुछ जो GAP है वो अ पार्ट ऑफ GAP कन्वर्टेड, है ना, ऐसे करके लिखोगे अ पार्ट ऑफ GAP कंडेंस्ड, अ पार्ट ऑफ GAP कंडेंस्ड टू फॉर्म DHAP। अब ये जो DHAP बना रहा है कंडेंस करके, ये क्या है, तो ये है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या कहते हैं उसको, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है ना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, यानी यहां पर हम कह सकते हैं पॉलीमेराइजेशन नहीं बल्कि क्या हुआ है, आइसोमेराइजेशन हुआ है। मतलब इसको रिएक्शन के तौर पर अगर देखा जाए तो बस डायरेक्टली यही होगा कि GAP कहाँ पर, यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में सिर्फ अरेंजमेंट होता है, चेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज होता है और ये एक नया मॉलिक्यूल में बदल जाता है DHAP में बदल जाता है। ठीक है, अब आगे का कंडीशन क्या है, यहाँ पे आगे का कंडीशन क्या है, तो रिमेनिंग जो बच गया वो रिमेनिंग GAP एंड DHAP, जो बच गया वो और DHAP है जो, तो रिमेनिंग GAP एंड DHAP कंडेंस्ड टू फॉर्म, फिर कंडेंस होकर के क्या बनाता है, कंडेंस टू फॉर्म, क्या बन गया, अब बना यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। हालांकि इतना नहीं है, इसमें भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्शन फिर समझ में आना मुश्किल हो जाएगा आपकी क्लास के अनुसार। ठीक है, तो रिमेनिंग DAP और DHAP कंडेंस करके ग्लूकोज बनाया। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, GAP और जो DHAP बना वो यहाँ पे कंडेंसेशन शो करेगा, कंडेंस शो करेगा, कंडेंस टू फॉर, कंडेंसेशन हो रहा है, क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। और ग्लूकोज तो क्या है, मोनोमर है, मोनोसैकेराइड है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसको स्टार्च बनाना है। तो कैसे स्टार्च बनाएगा, ग्लूकोज ऐसे करके लिखते हैं, अगेन ग्लूकोज कंडेंस टू फॉर रिजर्व to form reserve food material
स्टार्च, एज ए स्टार्च, स्टार्च बनाएगा। तो ये स्टार्च बन गया, स्टोर हो गया। तो ये रही एक ब्रीफ यहाँ पे बात हो गया, बहुत डिटेल नहीं है, ब्रीफ है कि प्लांट ने किस तरह से फूड प्रिपेयर किया। क्लियर है? चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया इसको? कहीं कोई त्रुटि नहीं है समझने में किसी को? सबको क्लियर समझ में आ रही बात? मिटा दो इसको। तो एक स्मॉल रिएक्शन यहाँ पे अगर लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज कंडेंसेशन होगा, ग्लूकोज का कंडेंसेशन होगा और ये बनाएगा स्टार्च। बस एज अ रिएक्शन हो गया, चुटकी में सारा काम हो गया, है कि नहीं? अब है क्या, जो ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन में हमने देखा कि कुछ साइक्लिक कंडीशंस आ रहे थे। तो ये जो साइक्लिक कंडीशंस आ रहे थे, इस साइक्लिक कंडीशन को ऑब्जर्व किया हुआ है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है मेल्विन कैल्विन, है ना, मेल्विन कैल्विन। तो मेल्विन कैल्विन ने इस चीजों को डिराइव किया हुआ है और उसने बताया, ठीक है, और दिया हुआ है क्या? कैल्विन साइकिल। क्या बताया? कैल्विन साइकिल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करते हैं और हम लोग समझते हैं कि केल्विन साइकिल जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो केल्विन साइकिल में 3 स्टेप कंप्लीट होते हैं। एक जो होता है कार्बोक्सिलेशन होता है, एक जो है रिडक्शन होता है और तीसरा जो होता है रीजनरेशन होता है ना। तो इसको मिटा दूं तो टॉपिक बनेगा, टाइम बच रहा है ना? कितना समय बच रहा है? एक्स्ट्रा हो गया? टाइम एक्स्ट्रा हो गया? तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग केल्विन साइकिल को समझेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है उसको समझ लेंगे। तो ये लगभग कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अब 2 क्लास लगने वाला है। 2 क्लास में आपका जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है वो सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एनिमल में पढ़ेंगे। उससे पहले आपने पढ़ लिया है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सारा आपने कर लिया हुआ है। तो उसको आप रिमेम्बर करें, रिवाइज करें, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं।